टू ऑल, माय नेम इज अनुपम कुमार गुप्ता, है ना। आज का क्लास जो हम लोग लेने वाले हैं इतिहास क्लास लेने वाले हैं, ठीक है। लास्ट क्लास जो हम लोग की हुई थी वो बेसिकली हुई थी इंट्रोडक्शन पे, है ना। हमने अपने चैलेंज का इंट्रोडक्शन करा गया था कि क्या हम लोग पढ़ाएंगे, कैसे क्या पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आज जो क्लास हमने लिया जा रहा है वो स्टार्ट किया जा रहा है क्लास हिस्ट्री से। किससे स्टार्ट किया जा रहा है? हिस्ट्री से। इसमें हम देखेंगे बेहतरीन तरीके से, एक विस्तार रूप से देखेंगे, है ना, व्यापक तरीके से देखेंगे कि इतिहास होता क्या है, कहाँ कहाँ से हमें पढ़ना है, क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं, है ना, इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा हम व्याख्यात्मक रूप से देखेंगे, है ना। और जो चीज़ें चलेंगी फिर वो आगे अगली क्लास में फिर से वो कंटिन्यू हो जाएगी। तो देखते हैं यहाँ पे इतिहास, है ना। तो देखिए इतिहास जो शब्द है, ये जो शब्द इतिहास है, ये शब्द आया कहाँ से, ठीक है। तो जो इतिहास शब्द आया है, एक शब्द है जिसको बोलते हैं हिस्टोरिया। एक शब्द है, क्या नाम है? हिस्टोरिया, ठीक है। ये जो हिस्टोरिया शब्द है ये ग्रीक शब्द है। कैसा शब्द है? ग्रीक वर्ड है ना। एक ग्रीक वर्ड है जिसका जो नियरेस्ट मीनिंग होता है, नियरेस्ट मीनिंग जो होता है वो होता है हिस्ट्री। तो ये जो शब्द आया है हिस्ट्री, ये हिस्ट्री शब्द कहाँ से आया है? हिस्टोरिया शब्द से आया है, जो एक ग्रीक शब्द है। क्या है? ग्रीक शब्द है, ठीक है। इसी से अगर और थोड़ा सा हम आगे चलेंगे तो एक व्यक्ति का नाम सुनते हैं हम लोग, पढ़े हैं इतिहास में, उनका नाम है हेरोडोटस। हेरोडोटस, हेरोडोटस। ये जो हेरोडोटस है, इन्होंने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था हिस्टोरिका। हिस्टोरिका, ठीक है, हिस्टोरिका। तो ये जो पुस्तक लिखे थे हिस्टोरिका, इसमें सबसे पहले इन्होंने सबसे सर्वप्रथम बताया था कि इतिहास का अर्थ क्या होता है, इसका व्यापकता क्या होती है, इसका अभिप्राय क्या होता है, ठीक है, अभिप्राय क्या होता है, इन सब चीजों का इन्होंने सबसे पहले व्याख्या किया था हिस्टोरिका में। इसी कारण से हेरोडोटस को कहा जाता है इतिहास का पिता। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ हिस्ट्री। इतिहास का पिता कहा जाता है ना, फादर ऑफ हिस्ट्री, फादर ऑफ हिस्ट्री। क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले, हिस्टोरियंस ने ही सबसे पहले ये बताया था कि इतिहास का मतलब क्या है, क्या अर्थों में इतिहास समझेंगे, इसीलिए इनको फादर ऑफ द हिस्ट्री कहा जाता है, ठीक है। देखो इतिहास का मतलब क्या होता है? इतिहास का मतलब होता है कि जो चीजें अतीत में घटनाएं घटित हो गई है, अतीत में घटने वाली घटनाएं, ठीक है, अतीत में जो घटनाएं घटी है उसके बारे में जो साक्ष्य मिलता है, उन साक्ष्यों के आधार पर जो हम आकलन करते हैं, जो हम जानते हैं, उसको कहा जाता है इतिहास। यानी कुल मिलाकर हम समझेंगे कि देखो इतिहास में बहुत सी चीजें घटित होती है, लेकिन सभी को तो इतिहास के नहीं रखा जा सकता ना। अब मान लीजिए कुछ ऐसा चीज है जिसके बारे में मान लीजिए कि आज से 100 वर्ष, मान लो कोई 1000 बीसी है ना, मतलब 1950 बीसी में महाभारत का साक्ष्य मिलता है कि नहीं, तो उसके साक्ष्य मिले तभी तो हम बता सकते हैं ना कि अब महाभारत हुआ था, है ना, राम जी थे, लक्ष्मण जी थे, इस तरह एक सीक्वेंस मेंटेन करते हैं। कुल मिलाकर कहें हम कि हिस्ट्री शब्द का मतलब होता है, इतिहास शब्द का मतलब होता है कि जो अतीत में बातें बीत चुकी है, जो घटनाएं घटित हो चुकी है, उनको साक्ष्यों के आधार पर जो हम उसको समझते हैं, इसको कहा जाता है इतिहास, ठीक है। तो हमने कहा कि साक्ष्य, तो भाई अगर इतिहास को समझने के लिए साक्ष्य की बात करेंगे तो क्या क्या साक्ष्य होंगे, है ना। मन में एक क्वेश्चन आएगा कि ठीक है भाई, इतिहास के बारे में हम लोग समझे कि अतीत है, अतीत के बारे में जो घटनाएं घटी उसको इतिहास कहते हैं, तो उसको जानने के लिए बहुत सारे साक्ष्य होते हैं, है ना। तो इन साक्ष्यों को मुख्य रूप से 3 भागों में, कितने भागों में? 3 प्रकार से रखा गया है। कितने प्रकार से रखा गया है? इन साक्ष्यों को 3 प्रकार में बांटा गया है, ठीक है ना। पहला जो प्रकार है, ठीक है, पहला जो प्रकार है उसको बोलते हैं साहित्यिक साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्य, ठीक है। पहला क्या है? साहित्यिक साक्ष्य। दूसरा है पुरातात्विक साक्ष्य, जिसको आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बोलते हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बोलते हैं, है ना। पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्यिक मतलब क्या होता है? लिटरेचर एविडेंस होते हैं, उसको बोलते हैं साहित्यिक साक्ष्य। तीसरा जो होता है कि जो विदेशियों द्वारा जो विवरण दिया गया था, विदेशियों द्वारा विवरण प्रस्तुत, यानी जो भी विदेशी भारत आए थे, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए बहुत से विदेशी भारत आए थे घूमने के लिए, उन्होंने बहुत सारा पुस्तकें लिखा, तो उनसे भी प्राप्त होता है, हमें अपने इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो इतिहास में जो प्राचीन काल में जो अतीत में जो घटनाएं घटित हुई उसके जानने के मुख्य रूप से 3 साक्ष्य मान सकते हैं। साहित्यिक साक्ष्य यानी लिटरेचर एविडेंस, ठीक है। दूसरा होता है पुरातात्विक साक्ष्य यानी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, और तीसरा होता है आपका विदेशियों द्वारा विवरण, यानी जो फॉरेनर आए थे, है ना, फॉरेनर जो आए थे
उनके द्वारा जो साक्ष्य प्राप्त हुआ, इस तरीके से तीन तरीकों के द्वारा, तीन साक्ष्यों के द्वारा हम इतिहास की परिकल्पना कर सकते हैं, इतिहास के बारे में जान सकते हैं उन साक्ष्यों के आधार पर। ठीक है, अब देखिए एक एक करके थोड़ा डील करते हैं, हल्का हल्का करके। पहला है साहित्यिक शास्त्र। साहित्यिक का मतलब क्या है? लिटरेचर, मतलब पुस्तक। लिटरेचर में क्या होता है? पुस्तक, ठीक है ना। कैसा पुस्तक? साहित्यिक पुस्तक। यानी बहुत सारे लोग जो थे साहित्य लिख कर गए। जैसे आप मान लीजिए इसमें भी दो कैटेगरी होगा, साहित्यिक में भी दो कैटेगरी होगा। पहला जो होगा वो धार्मिक साहित्य होगा, धार्मिक पुस्तक, ठीक है, जो धार्मिक पुस्तकें होंगी। और दूसरा जो आपका होगा गैर धार्मिक पुस्तक, गैर धार्मिक पुस्तक, ठीक है। मतलब कुछ पुस्तकें ऐसी होगी जो धर्म से संबंधित बातों के बारे में बताएगा, है ना। जिस समय धर्म के संबंधित उस समय में जो चीजें चल रही थी, मान लीजिए कि 600 एडी, है ना, तो भाई 600 एडी में क्या चल रहा था, उसमें धार्मिक चीजों के बारे में पता चलेगा। तो ये हम धार्मिक पुस्तकों से प्राप्त करते हैं, ठीक है। दूसरा होता है गैर धार्मिक पुस्तक। तो ये दोनों को साहित्यिक पुस्तक, साहित्यिक साक्ष्य को दो भागों में बांटा गया है, धार्मिक पुस्तक और गैर धार्मिक पुस्तक, ठीक है ना। मान लीजिए धार्मिक पुस्तक मान लीजिए, जैसे कुछ पुस्तक मान लीजिए, कुछ बौद्ध होंगे, बौद्धिस्ट होंगे, कुछ जैनिज्म हो गए, कुछ ब्राह्मणवाद के होंगे या हिंदुत्व पे होंगे, है ना। तो ऐसे करके बौद्ध धर्म के कुछ पुस्तक होंगे, जैन के होंगे, उसके बाद आपके ब्राह्मण धर्म के पुस्तक होंगे, है ना। तो इन सबको हम क्या समझेंगे कि ये धार्मिक पुस्तकें मानी जाएगी, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए बौद्ध धर्म में त्रिपिटक, त्रिपिटक क्या है? ये बौद्ध धर्म में सबसे क्या पवित्र पुस्तक मानी जाती है त्रिपिटक, है ना। तो त्रिपिटक में क्या हम समझेंगे कि त्रिपिटक में उस समय के इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है, ठीक है ना। उसी प्रकार मानिए जैन में, तो जैन में एक पुस्तक है जिसका नाम है भगवती सूत्र। क्या नाम है? भगवती सूत्र, ठीक है। तो भगवती सूत्र में हम क्या जानते हैं कि वहाँ पे उसमें हम महावीर स्वामी के समय के काल के बारे में, उनके समय में जो सामाजिक व्यवस्था था, धार्मिक व्यवस्था था, उस बारे में हम भगवती सूत्र से जानते हैं। ब्राह्मणवाद मान लीजिए, वेद हो गया, है ना, पुराण हो गया, है ना, इन सब चीजों से हमें क्या प्राप्त होता है? जो हिंदू या ब्राह्मणवाद जो उस समय की जो चीजें रही होंगी उस समय के बारे में इनसे पता चलता है, ठीक है ना। दूसरा जो बोला गया है कि गैर धार्मिक पुस्तकें, यानी वे पुस्तकें जो धर्म से संबंधित नहीं है लेकिन फिर भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी देता है, ठीक है। तो उस तरह की पुस्तक हम बोलते हैं गैर धार्मिक पुस्तकें कही जाती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऐसा कहा गया, तो गैर धार्मिक पुस्तकों में जो कही गई है, तो देखिए हमने क्या समझा? हमने समझा कि जो साहित्यिक जो साक्ष्य है उसको दो भागों में बांटा गया था, ठीक है ना। एक धार्मिक पुस्तकें, दूसरा गैर धार्मिक पुस्तकें। तो जो धार्मिक पुस्तकें थे वो मुख्य रूप से धर्मों से संबंधित जानकारियों के बारे में बताते हैं, उस समय के समाज के बारे में बताते हैं, ठीक है, कि उस समय में समाज अतीत कैसा था, ठीक है। जैसे मान लीजिए बौद्ध धर्म के बारे में बताया, तो बौद्ध धर्म में एक पवित्र पुस्तक है जिसका नाम त्रिपिटक है। तो त्रिपिटक में क्या कहा गया? वहाँ के उस समय के बौद्ध धर्म के और बाकी समाज के सारे तत्वों को, इतिहास के बारे में बताया गया है। उसी तरीके से जैन धर्म में एक पुस्तक थी भगवती सूत्र, जिसमें क्या महावीर स्वामी के बारे में और उस समय के समाज के बारे में, व्यवस्था के बारे में, धार्मिक पक्ष के बारे में बताया जाता है। ठीक उसी प्रकार जो ब्राह्मणवाद है ना, या फिर जिसको कहा जा सकता है कि हिंदू धर्म की पुस्तकें जो थी, जैसे वेद थे, पुराण थे, आरण्यक था, है ना, ब्राह्मण्य थे, तो ये इन सब पुस्तकों में हमें उस समय के बारे में, धार्मिक चीजों के बारे में पता चलता है। ठीक उसी प्रकार साहित्यिक साक्ष्य में दूसरा जो पक्ष है वो है गैर धार्मिक पुस्तक। तो गैर धार्मिक पुस्तक मतलब क्या हुआ? वे पुस्तक है जिनका संबंध धार्मिक चीजों से नहीं है, है ना, समाज के अन्य पक्षों से जिनका जानकारी हमें प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए इन पुस्तकों में एग्जाम्पल समझिएगा, तो मान लीजिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, है ना, तो ये पुस्तक है, ठीक है। कौटिल्य, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मंत्री थे कौटिल्य, उन्हीं की एक पुस्तक लिखी गई थी, क्या था? अर्थशास्त्र। इसमें मुख्य रूप से मौर्य काल के प्रशासन व्यवस्था, राज व्यवस्था के बारे में बताई गई। इसमें किसी धर्म के बारे में जिक्र नहीं किया गया है। इस कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कहा गया है कि जो मौर्यकालीन जो राज व्यवस्था थी, जो मौर्यकालीन जो प्रशासन व्यवस्था था, उसके बारे में जिक्र होता है। इस तरह से और भी थे, है ना, और भी थे। जैसे मान लीजिए कि बाणभट्ट द्वारा लिखी गई थी पुस्तक, है ना, उसके बाद आपका अशोक घोष द्वारा लिखी गई थी पुस्तक। तो ये सब क्या है? ये सब जो है राज दरबारी थे, ठीक है, जो राजा के बारे में, अपने राजा के राज व्यवस्था के बारे में, प्रशासन व्यवस्था के बारे में इन्होंने लिखा, जो धर्म से संबंधित नहीं है। तो इन तरह के साक्ष्यों से पता चलता है कि ये क्या है, उस समय के इतिहास के बारे में पता चलता है, और इसीलिए इन्हें क्या कहता है? गैर धार्मिक पुस्तकें कही जाती है, ठीक है। अब देख लीजिए थोड़ा सा, इसको अगर कुछ लिखना उखना है, 1 मिनट समय देते हैं, लिख लीजिए। फिर अगला हम चलेंगे पुरातात्विक साक्ष्य, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पे, ओके। तो देख लीजिए आप थोड़ा। तो हमने देखा, है ना, कि इतिहास को जानने के जो साक्ष्य है उसमें से हमने देख लिया साहित्यिक साक्ष्य के बारे में, है ना।
लिटरेचर जो एविडेंस मिले हैं, हमने देखा कि धार्मिक पुस्तकें और गैर धार्मिक पुस्तकें हमने देखा कि साक्ष्य के रूप में, है ना। अब इसके बाद हम अगला चलते हैं, ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्य के ऊपर। पुरातात्विक का मतलब क्या होता है? आर्कियोलॉजिकली एविडेंस, मतलब जो जमीन के अंदर दबे हुए थे उनको खुदाई करके निकाला गया, चाहे वो मान लीजिए सिक्का हो, चाहे मिट्टी के ये हुए, है ना, जो पुराने समय में जो बने थे। जैसे अगर इसका एग्जांपल लेंगे क्या क्या इसमें आती है पुरातात्विक साक्ष्य में, तो मान लीजिए पहले सिक्का ले लिए, है ना, उसके बाद दूसरा आपका अभिलेख आ जाते हैं, अभिलेख, तीसरा नंबर मूर्ति आ जाती है, ठीक है, और क्या कहते हैं जो आपके पॉटरी मतलब जो बर्तन थे उस समय के, है ना, ये सभी चीजें आ जाएंगी, ठीक है, मुख्य रूप से। और भी बहुत सारे, लेकिन मुख्य रूप से ये सब चीजें। तो देखिए सिक्का, कॉइन्स बोलते हैं इसको, है ना, अभिलेख को इंस्क्रिप्शन बोलते हैं, इंस्क्रिप्शन हो गया, मूर्तियां का हो गया, आइडल्स जो हो गया, है ना, और बर्तन मतलब पॉटरी जो हो गई, ठीक है। देखिए तो पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब क्या होता है कि वे साक्ष्य जिसे जमीन के अंदर से खोद कर निकाला गया है, या फिर जो मूर्तियां या जो अभिलेख बनाए गए थे पत्थरों के ऊपर, इन सब चीजों के ऊपर, उनके द्वारा जो हमें जानकारियां मिलती है अपने अतीत के बारे में, उन्हें उस समय अतीत में जो घटनाएं घटी है उनके बारे में, तो उनको इन सब चीजों से हम समझ सकते हैं। तो पहले देखिए सिक्का, तो मान लीजिए हमारे इतिहास में एक महान सम्राट थे जिनका नाम था समुद्रगुप्त। क्या नाम था? समुद्रगुप्त, है ना। इन्होंने बहुत सारे 7 प्रकार के सिक्के चलाए थे। कितने बार सिक्के चलाए थे? 7 प्रकार के इन्होंने सिक्का चलाया, 7 टाइप्स ऑफ कॉइन्स, है ना, इन्होंने समुद्र के साथ लगाया, जिसमें अलग अलग इन्होंने नाम दिया। तो उसमें से एक ऐसा सिक्का इनके टाइम में मिलता है जिनके ऊपर वीणा वादनी, वीणा वादनी मतलब वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, ठीक है ना। क्या हुआ? वीणा बजाते हुए दिखाया गया, स्वर्ण का सिक्का है। किसका सिक्का है? स्वर्ण का। किसका है? स्वर्ण का। देखिए इससे हमें क्या जानकारी मिली? इससे जानकारी यह मिला कि समुद्रगुप्त के समय अगर सोने का सिक्का जारी किया गया, यानी उनका इकोनॉमी जो बहुत अच्छा रहा होगा, तभी तो सोने का सिक्का। आज क्या सोने का सिक्का कभी जारी हुआ है? नहीं ना, क्योंकि आज की इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं है, इतनी डेवलप कॉन्स्पिरेंस नहीं है ना। तो देखिए पहला एक पॉइंट हमको ये मिला कि उनकी इकोनॉमी, है ना, इकोनॉमी क्या थी? बहुत अच्छी रही होगी, है कि नहीं। दूसरा हम देखेंगे कि ये जो समुद्रगुप्त ने जो सिक्का चलाया वीणा वादनी, यानी वीणा को बजाते हुए इनको दिखाया गया, यानी कहीं ना कहीं क्या थे? संगीतकार थे। क्या थे? संगीतकार थे, ठीक है। और ये भी समझिएगा कि वीणा यानी ये जो हम बात कह रहे हैं, ये कब की बात कर रहे हैं? ये जब हम पढ़ेंगे, जब आपका गुप्त काल तब देखेंगे, ये लगभग 4 AD के आसपास, ठीक है, 4.5 AD के आसपास के समय, यानी 4 AD के बाद के समय के बाद हम इसको देखेंगे गुप्त वंश के बारे में, ठीक है। तो ये समझिए उस समय दिखाया, यानी सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र के रूप में हम देखेंगे कि वीणा का प्रयोग किया जाता है। तो सोचिए कितनी जानकारी हमें यहाँ से मिली, है ना। तो यही फायदा, यानी सिक्का से हमें उस समय के बारे में, जिस समय का ये सिक्का होता है उस समय का आर्थिक पक्ष को भी हमें पता चलता है कि आर्थिक पक्ष वहां का कैसा था उस समय का, सामाजिक पक्ष कैसा था, ठीक है, धार्मिक पक्ष कैसा रहा होगा, ठीक है, उसका राजनीतिक पक्ष कैसा रहा होगा। इन सब पक्षों के बारे में हमें सिक्का, इसे कह सकते हैं कि एक साक्ष्य के आधार पर, इतिहास को समझने के आधार पर सिक्का बहुत ज्यादा वाइटल रोल निभाता है। हर काल में सिक्का चलाया गया और वो सिक्का उस काल के इतिहास को अपने आप में बखान करता है कि ऐसा इतिहास रहा है, ऐसा उनकी आर्थिक व्यवस्था रही है, ऐसा उनकी प्रशासनिक व्यवस्था रही है। चाहे वो सिक्का समुद्रगुप्त के टाइम का हो, चाहे वो मौर्य काल का हो, चाहे कनिष्क वंश का हो, किसी भी वंश का हो, सब सिक्का अपने आप अपने इतिहास को पुकार कर बताता है कि हमारा इतिहास ऐसा रहा है कि नहीं। तो ये देखिए पहला सिक्का। दूसरा देखेंगे हम अभिलेख, ठीक है ना। अभिलेख का मतलब क्या होता है? बेसिक, ठीक है। तो हमने देखा सिक्का, तो सिक्का जो क्या होता है, वो अपने समय के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक सभी पक्षों को उजागर करता है, ठीक है ना। उसी तरीके से दूसरा जो साक्ष्य है पुरातात्विक साक्ष्य में, वो है अभिलेख। देखिए अभिलेख होता क्या है ना। अभिलेख के बारे में समझने से पहले हम जानेंगे कि वो किस तरह साक्ष्य को देता है पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में। पहले देखिए अभिलेख होता क्या। देखिए अभिलेख कोई भी एक लेखन लिखा जाती है, लेखन लिखावट होती है जो पत्थरों पे, ठीक है, पत्थरों पे, है ना, ताम्र पत्रों पे, ठीक है, मंदिरों के दीवारों पे, मंदिरों के दीवारों पे, ठीक है, महल या राजमहल के ऊपरी दीवारों पे, है ना,
यानी कुल मिलाकर अगर कहें कि अभिलेख क्या है, एक लेखन है ना, लिखावट है, जो बहुत सारी चीजें वहाँ लिखी रहती है जो उसके राजनीतिक पक्ष को बताता है, ठीक है, कि वहाँ का प्रशासन व्यवस्था कैसा था। अगर इस सेंस में हम समझे सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख किनकी बात करें तो अगर किसी का नाम आएगा तो उनका नाम आएगा अशोक। किनका नाम आएगा? अशोक, महान अशोक। सबसे पहले ये जो अभिलेख की परंपरा स्टार्ट करने वाले थे वो कौन थे? वे थे अशोक, ठीक है। ये मौर्य वंश का सबसे प्रतापी राजा माने जाते हैं। इन्होंने ही सबसे पहले अभिलेख जो ये कॉन्सेप्ट, एक परंपरा चली आई कि अपने आदेशों को, है ना, अपने प्रशासन व्यवस्था को, अपने आर्थिक व्यवस्था को, अपने जो उनके आदेश होते थे, आज्ञा होती थी, उन सबको अभिलेखों के रूप में लोगों तक पहुंचाना। इस परंपरा की शुरुआत हमारे इतिहास में, हमारे भारतीय इतिहास में अशोक ने की है, महान अशोक ने करा, ठीक है, जो मौर्य वंश के प्रतापी राजा थे, ठीक है ना। इनके जब ये स्क्रिप्ट है ये सिर्फ एक दो भाषा में नहीं, बहुत सारी भाषाओं लिपियों में थी। जैसे मुख्य रूप से अगर इनकी बात करें तो ब्रह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरमाइक, ठीक है, अरमाइक, इन सब लिपियों में इनका जो अभिलेख था लिखा गया है ना। इन्होंने अपने अभिलेखों को खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि, है ना, ब्रह्मी लिपि, इन सब लिपियों में इन्होंने अपने अभिलेखों को बनवाया, ठीक है ना। जिस मुख्य जो उद्देश्य था इन लिपियों का यही था कि अपने आज्ञाओं को, इनके जो आदेश थे, है ना, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे प्रशासनिक हो, जो भी आदेश थे वे लोगों तक पहुंचे, है ना, और लोग उनका पालन करें। आगे चलकर जब हम पढ़ेंगे अशोक के बारे में तो देखेंगे कि अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, है ना। तो बौद्ध धर्म को स्वीकार किया तो जो महाधर्म यानी कैसे हमें जीवन आचरण जीना चाहिए अपने प्रजा को बताएं, तो ये सब जो बौद्ध धर्म या महाधर्म का जो प्रचार करा उन्होंने, वो भी अभिलेखों के द्वारा करा। तो इस सेंस में हम कह सकते हैं कि जिस तरह सिक्का अपने आप में इतिहास के साक्ष्य को बताने, मतलब इतिहास के बारे में जानने के लिए बहुत अनुपम अनोखा उदाहरण है, एक जरिया है, उसी प्रकार से अभिलेख को भी हम कम नहीं मान सकते। ये भी अपने समय का इतिहास को बताने में अहम भूमिका निभाता है, ठीक है ना। अब देखिए तीसरा, हम मूर्ति या चलने के पहले थोड़ा सा आपको 1 मिनट समय देते हैं, है ना, थोड़ा सा इसको देख लीजिए, 1 मिनट का रिवाइंड कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ, तो देखते हैं, है ना, अभिलेख हो गया हमारा, कॉइन हो गया साक्ष्य के रूप में। अब चलते हैं हम लोग मूर्तियां पे। देखिए प्राचीन काल से अगर हम बात करें तो हड़प्पा काल से, है ना, माना जाता है कि हड़प्पा काल से हमें मूर्तियों का परंपरा का पता चलता है, ठीक है। आप देखोगे हर काल में, हर युग में, हर साम्राज्य में अपने तरह की मूर्तियों का विकास हुआ, मूर्ति शिल्प या मूर्ति शैली की परंपरा चली, ठीक है ना। जैसे अगर हम बात मानेंगे तो आपको पता होगा कि हड़प्पा काल में, ठीक है, हड़प्पा काल में क्या हुआ, पशुपति की मूर्ति मिली। किसकी मूर्ति मिली? एक मोहर मिली थी, उस मोहर के ऊपर पशुपति की मूर्ति मिली थी, जिसके ऊपर 3 सिंह थे और चारों तरफ क्या थे, जानवर थे, है ना, घिरे हुए थे, उसको पशुपति की मूर्ति बताई जाती है। तो ये देखिए, इसके अलावा और भी हड़प्पा से साक्ष्य मूर्ति के, जैसे नर्तकी मिली थी, नर्तकी, है ना, एक नर्तकी की मूर्ति मिली थी, ठीक है। उसके अलावा और क्या मिला था भाई? तो एक मिला था आपका पुरोहित राजा के बारे में, पुरोहित राजा की एक मूर्ति मिली थी, है ना। आगे हम चलेंगे तो और देखेंगे, मौर्य काल में देखेंगे बहुत सारी मूर्तियां बनी। अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे हम, अशोक के बारे में विस्तार से, तो वहां भी देखेंगे कि जब अभिलेख में जो ये अभिलेख बनता था तो इसके ऊपर एक पशु की मूर्ति होती थी। किसकी मूर्ति होती थी? एक पशु की मूर्ति बैठाई जाती थी, है ना। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए सारनाथ में, है ना, सारनाथ कहाँ पे है? यूपी में है ना सारनाथ। वहां पे देखेंगे कि आज जो भारत जो स्तंभ, जो भारतीय चिन्ह है स्तंभ का, अशोक स्तंभ का, वो यही सारनाथ से उठाया गया है। तो आगे चलकर देखेंगे कि हर शैली में, हर युग में, हर काल में, हर साम्राज्य में एक अपनी मूर्ति की अपनी अहम विशेषता होती है, जो अपने आप को बताती है कि वो हमारा जो इतिहास वो कैसा रहा था, हमारा इतिहास कैसा। एग्जाम्पल देखिए, ये जो अभिलेख है, अशोक कालीन अभिलेख, ये जो अभिलेख है ये कहाँ से बनता था और कहाँ से लाया जाता था? ये यूपी से चुनार से आता था। चुनार पत्थर एक होता है, ठीक है, यूपी में एक जगह है चुनार, ठीक है ना, मिर्जापुर के आसपास चुनार है, वहां से ये पत्थर आती थी और मगध में बनती थी, घसीट होती थी, इसको चमक बनाया जाता था। पशु की मूर्ति सोचिए कि उनकी कलाकृति, उनका वैज्ञानिक तत्व, उनका सोचिए कलाकृति कितना ज्यादा समृद्ध हुआ हो। तो कहीं ना कहीं ये जो मूर्ति कला है या मूर्तियां हैं, ये अपने आप अपने साहित्य, अपने इतिहास के बारे में बताती है कि उनका साम्राज्य, उनका युग, उनका काल कितना समृद्ध रहा होगा, कितना अच्छा रहा होगा, है ना। इसके अलावा जो चौथा साक्ष्य हम देखते हैं बर्तन, ठीक है। तो बहुत सारे काल में अपने तरह के बर्तन आए थे, ठीक है। जैसे कोई ब्लैक पॉटरी आई थी, है ना, कोई आपका ग्रे पॉटरी आई थी, है ना, कोई पॉटरी ब्लैक नॉर्थ
इसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोर्ट्री आई थी। तो अलग अलग कलर के, अलग अलग तरह के आर्टिफिशियल, मतलब बहुत अलग अलग कलाकृतियों की पोर्ट्री बनाई गई थी। हड़प्पा कालीन अलग थी, है ना, मौर्य कालीन अलग थी। हाँ, उसका मान लीजिए कि 6 AD, है ना, 600 AD में जो आपका सेकेंड नगरीकरण माना जाता है, जब महाजनपद की शुरुआत हुई थी, महाजनपद की शुरुआत हुई थी, तो उस समय की पोर्ट्री अलग थी। तो ये पोर्ट्री अपने आप में इतिहास के बारे में बताता है कि अलग अलग पोर्ट्री अलग अलग समय को डिफाइन करता है, अलग अलग समय के बारे में बताता है ना। अगर मान लीजिए कोई ब्लॉक पोर्ट्री है तो वो एक अलग समय की होगी, अगर पेंटेड ग्रेप पोर्ट्री है तो वो अलग समय की होगी, है ना। ऐसे करके अलग अलग पोर्ट्री अलग अलग इतिहास के बारे में, अपने समय के बारे में बताता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम देखें कि इतिहास के साक्ष्य में पहला हमने निपटाया साहित्यिक साक्ष्य, दूसरा निपटाया पुरातात्विक साक्ष्य, है ना। तीसरा जो साक्ष्य है आपका है वो विदेशी यात्रियों का विवरण, ठीक है। जो हम चीजें देखते हैं, हाँ, तो देखिए हम पढ़ रहे थे कि इतिहास के साक्ष्य में हमने साहित्यिक साक्ष्य समझ लिया, पुरातात्विक साक्ष्य समझ लिया। तीसरा जो आता है विदेशी यात्रियों का विवरण, है ना, विदेशी यात्रियों का विवरण। तो देखिए हमारा जो देश है ना वो गौरवशाली देश रहा है, प्राचीन काल से इसका बहुत डिमांड रहा है, बहुत समृद्ध रहा है हमारा देश, भारतवर्ष, है ना। प्राचीन काल से यहाँ पे लोग यात्रा करने के लिए आते थे, यहाँ के संस्कृति को समझने के लिए, परखने के लिए आते थे कि लोग कैसे रहते, क्या रहते। यहाँ के सारी सौंदर्य जो दृष्टि है, प्राकृतिक दृष्टि को देखने के लिए, सौंदर्य को देखने के लिए लोग आते थे, दूर दूर से आते थे, है ना, बहुत विदेशी आते हैं। तो उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी, जो उस पुस्तकों में उन्होंने भारत का गुणगान किया है, भारत के बारे में बताया है कि भारत कितना महान था, यहाँ पे ऐसी ऐसी चीजें थी। तो उनके द्वारा भी, हम जो विदेशी यात्री थे, इनके द्वारा विवरण दिया गया, जो पुस्तक लिखी गई, इसके द्वारा भी इतिहास के बारे में हम समझ सकते हैं कि अतीत कितना गौरवशाली रहा होगा, अतीत का व्यवस्था, अतीत की व्यवस्थाएं क्या क्या रही होंगी, वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ के राजाओं के बारे में, है ना। जैसे अगर एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, देखिए अगर मान लीजिए चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, ये मौर्य वंश के संस्थापक थे। क्या थे ये? मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना। इनके समय में एक यूनानी दूत आया, क्या आया? यूनानी दूत आया था भारत, ठीक है, यूनानी दूत आया था जिसका नाम था मेगास्थनीज। क्या नाम था? मेगास्थनीज, ठीक है, मेगास्थनीज आए थे, ठीक है ना। ये जो मेगास्थनीज थे, इनको ये कहां से आए थे? यूनान से आए थे, ठीक है ना। इसको सेल्यूकस ने भेजा था। किसने भेजा था? सेल्यूकस। किसने भेजा था? सेल्यूकस, जो यूनान का राजा था सेल्यूकस, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजा था। मेगास्थनीज भारत आए और इनकी सुंदरता, भारत की सुंदरता को, इतिहास को समझने के लिए, भारत के प्राकृतिक सुंदरता और भारत के सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था सबको समझकर उन्होंने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था इंडिका। क्या नाम था? इंडिका। क्या नाम था? इंडिका। ये पुस्तक अभी प्राप्त नहीं है, अभी यह पुस्तक ओरिजिनली अस्तित्व में नहीं है, यह पुस्तक जल चुकी है, मिट चुकी है। लेकिन इस पुस्तक का जिक्र बहुत सारे जो इतिहासकार थे, ठीक है ना, उन्होंने अपनी पुस्तक में, जैसे प्लिनी थे, स्ट्रैबो थे, है ना, हिस्टोरिका, ये सब जो जितने सारे जो अलग इतिहासकार थे, उन्होंने इस पुस्तक का जिक्र किया कि एक बंदा था मेगास्थनीज नाम का, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उन्होंने एक पुस्तक इंडिका लिखी, ठीक है ना। इस इंडिका पुस्तक में मेगास्थनीज ने इस मौर्यकालीन व्यवस्था का बहुत अच्छा जिक्र किया। मौर्यकालीन जो शासन व्यवस्था थी, प्रशासन व्यवस्था थी, राजनीतिक व्यवस्था थी, इसका बहुत अच्छा जिक्र किया। यहाँ तक कि इन्होंने इस इंडिका में पाटलिपुत्र का जिक्र किया। किसका जिक्र किया? पाटलिपुत्र। ये पाटलिपुत्र कौन है? आज का जो पटना है ना, इसी को पहले पाटलिपुत्र कहा जाता था। ये मगध की राजधानी मानी जाती है। जब मगध का हम पढ़ेंगे तो विस्तार से पढ़ेंगे। उसकी बहुत ही राजधानी थी, राजगिरी हुआ, उसके बाद पाटलिपुत्र आया, है ना, फिर वैशाली हुई, हम देखेंगे करके। तो फिलहाल जब ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो राजधानी थी मगध की, वो पाटलिपुत्र थी, ठीक है। इस पाटलिपुत्र के बारे में मेगध सिंह बताते हैं कि ये इतनी वैभवशाली नगर थी, इतनी वैभवशाली नगर थी कि इन्होंने आज तक कहीं देखा ही नहीं। और ये तुलना करते हैं, ठीक है ना, जो रोम के जो भव्य नगर थे उनसे पाटलिपुत्र की तुलना करते हैं। तो सोचिए कहीं ना कहीं मेगास्थनीज जो थे, ये उस समय के राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में अच्छे से विस्तार से अपनी पुस्तक इंडिका में इन्होंने विवरण दिया। तो इससे अच्छे से हम उस समय के, यानी किस समय के, मौर्यकालीन समय के बारे में, उनके प्रशासन व्यवस्था के बारे में, उनके राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, उसके धार्मिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था के बारे में अच्छे से इस पुस्तक से हम समझ सकते हैं। तो कह सकते हैं कि एक अच्छा साक्ष्य है इतिहास को समझने के लिए। कौन सा इतिहास? मौर्यकालीन इतिहास को समझने के लिए, ठीक है। उसी तरह एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, ठीक है, जिनका जिक्र होता है फाहियान। क्या नाम था उस यात्री का? फाहियान। फाहियान किसके समय भारत आए थे?
एक हमारे देश के एक प्रतापी राजा थे चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? विक्रमादित्य भी कहा जाता था। और उन्होंने अपनी उपाधि भी एक रखी थी, शाकाहारी। क्या उपाधि रखी थी? शाकाहारी की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो ये गुप्त साम्राज्य के बहुत प्रतापी राजा थे। इन्हीं के समय में फाहियान नाम का जो यात्री था वो भारत आया। ठीक है ना, और उन्होंने गुप्तकालीन समय के बारे में जितने इतिहास थी, राजनीतिक व्यवस्था, शासन व्यवस्था, उन सब के बारे में उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी। ठीक है ना, उस पुस्तक में इन्होंने, फाहियान ने क्या किया, उस पुस्तक में गुप्तकालीन शासन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, सभी स्थितियों के बारे में अच्छे से इन्होंने क्या किया, वहाँ पे विवरण दिया, जिससे हमें गुप्तकाल समय के बारे में और बेहतर तरीके से समझ एक विकसित होती है कि उस समय का काल कैसा रहा होगा, प्रशासन व्यवस्था वहाँ का कैसा रहा होगा, है ना। ये सब यहाँ से होता है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, वेन सांग। ठीक है, वेन सांग जो थे एक चीनी यात्री थे। कैसे यात्री थे ये? एक चीनी यात्री थे, चीन से आए थे। क्यों आए थे? इनका उद्देश्य ये था कि भारत में जो बौद्ध धर्म है उस बौद्ध धर्मों का दर्शन करना है और बौद्ध धर्म से संबंधित जितने जो अच्छे से तीर्थ स्थल है उनको घूमना है और नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की शिक्षा लेनी है। इनके अलावा और भी बहुत सारे थे, सिंह आए थे और बहुत सारे चीनी यात्री आए थे, लेकिन इनका ज्यादा जिक्र माना जाता है। ठीक है ना, ये जो आपके थे ये भारत में 16 वर्ष तक रहे। कब तक रहे? 16 वर्ष तक रहे भारत में। और भारत से फाइनली ये 645 एडी में गए। ठीक है ना, बहुत सारे बौद्ध धर्म की पुस्तकों को लेकर ये अपना देश चीन गए। 16 वर्ष तक ये भारत में रहे। इनको यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार। यानी ये सोचो पूरे भारत घूमे हैं। ठीक है ना, और 16 वर्ष तक भारत में रहे हैं। ठीक है, और जितने बौद्ध धर्म से समझ से जितने पुस्तकें थी, जितने ज्ञान थे, पहुंचे के लिए चाइना गए। तो कह सकते हैं कि चाइना में जो बौद्ध धर्म के जो समर्थक हैं वो इनके द्वारा प्रभावित हुएंगे। इनके जो पुस्तकें हों, इन पुस्तकों द्वारा, इनके द्वारा चाइना में बौद्ध धर्म चला हो। तो इनकी जो पुस्तकें थी, एक नाम था सीयूकी। क्या पुस्तक नाम था इनका? सीयूकी। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम था सीयूकी। वेन सांग ने पुस्तक लिखा। ठीक है ना, तो इसमें उन्होंने ये जो वेन सांग थे, ये जो आए थे, ये किसके टाइम में आए थे? हर्षवर्धन के टाइम में आए थे। किसके टाइम में आए थे? हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन काल के बारे में पूरा ये जिक्र देते हैं। ठीक है, हर्षवर्धन काल के बारे में पूरा ये अपनी पुस्तक सीयूकी में बताते हैं। ठीक है, और उस समय के इतिहास के बारे में यहाँ पे अच्छे से विस्तार से हमें समझ एक विकसित होती है कि हर्षवर्धन कालीन जो हर्षवर्धन काल जो था, है ना, और हर्षवर्धन जो काल था आपका 605 से 647 तक का काल हर्षवर्धन काल माना जाता है। ये काल किस तरह का रहा होगा, उस समय का शासन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, धार्मिक पक्ष किस तरह की होगी, इसके बारे में ये वेन सांग अपनी पुस्तक सीयूकी में विस्तार पूर्वक व्याख्यान करते हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इतिहास को जानने के लिए जो साक्ष्य होते हैं, जिसमें से हमने अभी जिक्र किया, साहित्यिक साक्ष्य बहुत विस्तार से हमने बताया, और बाकी जो पॉइंट है जब हम पढ़ेंगे एक एक पॉइंट लेकर वैदिक काल पढ़ेंगे, तो ये जो वैदिक काल में जो धार्मिक पुस्तकें आ जाएंगी, वेद, पुराण, अन्य, ब्राह्मण, है ना, उपनिषद, ये सब पुस्तक हम ध्यान से पढ़ेंगे और विस्तार से पढ़ेंगे। गैर धार्मिक पुस्तकें में जो एक एक काल आएगा, जैसे मान लीजिए गुप्त काल आया, मौर्य काल आया, पुष्पुति काल आया, है ना, ये सब जो कालें आई, उन कालों से हम देखेंगे कि किस तरह से, जो मान लीजिए कि वेन सांग के काल में जो उनके दरबारी कवि थे ना, वान भट्ट, क्या नाम था? वान भट्ट। अश्वघोष थे, कनिष्क के दरबारी कवि थे। ठीक उसी तरीके से हम देखेंगे कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी कवि थे। तो हर दरबार में हर कवि रहे हैं, तो वे अपने राजाओं के लिए बहुत सारी पुस्तकें लिखे। अपने साम्राज्य, उस समय के जो साम्राज्य थे उस समय के बारे में बहुत पुस्तकें लिखे हैं। ठीक है ना, जो उस समय के इतिहास के बारे में जानकारी का बहुत बड़े सोर्स माने जाते हैं। तो ये हम आगे और विस्तार से काल पे हम जिक्र करेंगे अलग अलग काल में। उसका दूसरा देखा हमने पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में, सिक्का, अभिलेख, है ना, उसका ये सब हमने देखा। उसका विदेशी यात्रियों का विवरण देख लिया हमने एक एक करके। तो इस तरीके से जो हमारा आज का जो टॉपिक है कि हमने देखा कि इतिहास को जानने के साक्ष्य क्या होते हैं, इतिहास का मतलब क्या होता है, इतिहास का पैमाना, व्यापकता क्या होती है, किन किन साक्ष्यों के आधार पर इतिहास को समझ को अपने विकसित कर सकते हैं, इन सबको हमने एक छोटा सा, है ना, होलिस्टिक व्यू में देखा। अगले क्लास जो हमारी होगी, है ना, वो हम चलेंगे कि इतिहास को कैटेगरी वाइज बांटा गया। आज हमने देखा इतिहास क्या है, कैसे उसको हम जानेंगे, किन किन जरियों से जानेंगे, है ना, उसका मतलब क्या। आगे जब अगले क्लास में देखेंगे कि इतिहास के कैटेगरी वाइज इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है ना। तो इतिहास को हम आगे चलकर देखेंगे, है ना, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल।
तो ये तीनों को हम और विस्तार से पढ़ेंगे। प्राचीन काल का शुरुआत कब से माना जाता है ना। प्राचीन काल को भी बांटा गया है 3 कालों में, फिर उसको 2 सब कालों में बांटा गया है। फिर मध्यकाल पढ़ेंगे कि 712 से किस तरह मध्यकाल का शुरुआत हुआ, ठीक है ना। फिर हम देखेंगे आधुनिक काल में कि 1707 के बाद औरंगजेब की जब मृत्यु हुई मुगल शासक का, तो उसका किस तरह जो हुआ आधुनिकता का विकास हुआ, भारत में आधुनिक काल का आरंभ हुआ, ठीक है। ये सब हम विस्तार से देखेंगे अगली क्लास में। आज का क्लास यहाँ तक समझ लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं अगले क्लास में। गुड नाइट। तो हमने देखा आज है ना कि इतिहास को किन आधारों पे हम समझ सकते हैं अपने। जैसे मानिए कि अतीत में जो घटनाएं घटी है उसको हम समझ नहीं पाते हैं अगर ये साक्ष्य नहीं होती तो। यानी उन इतिहास की घटनाओं को, परिप्रेक्ष्यों को समझने के लिए हम इन साक्ष्यों को समझना जरूरी होता है। तो आज हमने ये अच्छे से साक्ष्य समझ लिए, ठीक है। और अगले क्लास में हम अच्छे से इतिहास के जो और कैटेगरी उसको हम देखेंगे। इतिहास के जो प्राचीन, मध्यकाल और अगली बांटे उसको हम अच्छे विस्तार से देखेंगे। और ये हमने अपनी तरफ से जो कोशिश किया है, ठीक है, अच्छा लगा हो, उम्मीद है कि हमने अपना 100% दिया है कि नहीं। अब बाकी अगर कोई भी कमेंट, लाइक कुछ भी करना हो आप कमेंट कर सकते हैं। हम अपने आप में सुधार करने की कोशिश करेंगे कि हम आप 110% आपको दे सकें, है ना। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, ठीक है।